जो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र लेके चल रहे हैं, जो है मॉडल पेपर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जारी किया गया ये मॉडल पेपर है बच्चों। और ये साइंस का पेपर है जो कि क्लास 10th के लिए जारी किया गया है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मॉडल पेपर से ही अक्सर जो है एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं बच्चों। तो इसको निश्चित रूप से पूरा आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा, जैसा बताया जा रहा है वैसा ही लिखिएगा अपने पेपर में। तो और साथ ही बच्चों फिजिक्स के और केमिस्ट्री के बहुविकल्पी प्रश्नों की भी सीरीज बनाई गई है जो कि चैनल पर डली हुई है, उसके वीडियो डले हुए हैं, तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो पेपर होगा आपका वो आपका 70 नंबर का होगा और समय जो निर्धारित किया गया है वो 3 घंटे 15 मिनट निर्धारित किया गया बच्चों। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब हम बात करते हैं ये प्रश्न पत्र की। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न पत्र होगा 3 खंडों में है, का खा गा, जिसमें से खंड का जो होगा आपका फिजिक्स का होगा बच्चों, खंड खा जो होगा वो केमिस्ट्री के अंतर्गत होगा और खंड गा के अंतर्गत जो प्रश्न आएंगे वो आपके बायोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे। तो यहाँ पर जो है जो प्रश्न पत्र आपका जो होगा तीनों खंडों का, उसमें पहला क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें से 4 उत्तर दिए रहेंगे और साथ ही जो है सही उत्तर आपको चुन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पर प्रश्नों को, बहुविकल्पी प्रश्नों को या किसी भी अन्य प्रश्नों को उतारने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप प्रश्न बिल्कुल मत उतारिएगा बच्चों, सीधे उत्तर नंबर लिख करके आपको और सीधे उसका उत्तर लिखना है। तो एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों, कोई भी खंड स्टार्ट कीजिए आप कोशिश कीजिए खंड का ही पहले करें। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है या खंड खा स्टार्ट कर रहे हैं तो सारे प्रश्नों को उस खंड के एक साथ ही करने हैं। इसके बाद नया खंड स्टार्ट करना है। नया खंड स्टार्ट करते समय ध्यान रखना है कि नए पेपर से आपको नया खंड आपको स्टार्ट करना है। अगर आधा पेपर बचा है तो नेक्स्ट पेज से आप स्टार्ट कीजिए। तो ये हो गई विशेष बातें जो कि आपको निर्देश के रूप में दी गई हैं। अब चलते हैं अपने पेपर की ओर। तो बच्चों खंड का जो है वो आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। इसमें पहला प्रश्न जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें जो है 4 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न जो दिया गया है वो है आपका, यहाँ पर पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब जो है वो बन सकता है। तो यहाँ पर अगर वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब की बात हो रही है तो निश्चित रूप से बच्चों वो किस में बनेगा, अवतल दर्पण के द्वारा बनेगा। यहाँ सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रतिरोधकता का यसाई मात्रक है। तो अगर हम प्रतिरोधकता का मात्रक जानना चाह रहे हैं जो कि यसाई मात्रक है, तो यहाँ पर उसका मात्रक होता है ओम मीटर। तो यहाँ पर ओम मीटर स्क्वायर वाला ये वाला ऑप्शन जो है आपका ये सही होगा। तो पहला विकल्प इसका जो हो जाएगा बच्चों वो सही हो जाएगा, खा का। इसके बाद है बच्चों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा बच्चों। पहला विकल्प सही है इसका, ये पहला जो है इसका पॉइंट लिख डालिएगा उत्तर लिखते समय और इसके बाद उसके आगे सीधे जनित्र लिख देना है, ठीक है। गा का पहला जनित्र, इस तरीके से आपको उत्तर लिखते समय ध्यान रखना है। फिर इसके बाद है घा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, पुतली के द्वारा, कि दृष्टिपटल के द्वारा, कि पक्ष भामी द्वारा, या तो फिर परितारिका द्वारा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पक्ष भामी जो है वो सही है। यहाँ पर जो है तीसरा वाला विकल्प सही है, तो इसका उत्तर जो है तीसरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न भी जो है आपका खंड में एक तरह से कहा जाए, या का खा गा 3 इसमें जो है प्रश्न आएंगे दूसरे प्रश्न के अंतर्गत, जो कि आपके 2-2 नंबर के निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर का वाला जो प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न है, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च या दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों। तो अगर हम बात करें बच्चों, आपने देखा भी होगा जो आपके वाहन होते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि ऐसा दर्पण लगा होता है जिसमें से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब जो है जो बन रहा है वो सीधा बनता है, साथ ही छोटा बनता है और पूरा बनता है। तो इसके लिए ऐसे दर्पण को अगर हम बात करें कि ऐसा किस दर्पण में होता है, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग हम करते हैं। ऐसे जो वाहन होते हैं तो उत्तल दर्पण के माध्यम से जो है वो हम उसको वरीयता देते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, जिससे जो है हमें जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो है वो सीधा छोटा प्रतिबिंब जो है और पूरा हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका उत्तर इतना लिख दीजिएगा, इसमें आपको पूरे नंबर बच्चों मिल जाएंगे। दूसरे का हो गया। खा प्रश्न दिया गया है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो यहाँ पर बच्चों हमने पढ़ा है लेंस के लिए फार्मूला होता है 1/f =
1/f=1/v-1/u। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग जान रहे हैं। लेंस के लिए होता है, यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी कितनी दी हो गई है, यहाँ पर फोकस दूरी का मतलब एफ का मान कितना दिया है 15 सेंटी, कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है तो यहाँ -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रतिबिंब की लेंस से दूरी दी हुई है, यानी v क्या दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें यू ज्ञात करना है। तो यू आप जो है इस फार्मूले में, जो ये फार्मूला है आपका, इस पे रख करके ज्ञात कर लेंगे। 1/f=1/v-1/u, इसे रखेंगे तो यहाँ पर u क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब आप इसको हल करेंगे तो u आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। हम कितनी दूरी पर रखें, तो वस्तु को लेंस से -30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर जो है वस्तु का लेंस से प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर लेंगे। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाना है। लेंस के लिए यही फार्मूला होता है, और दर्पण के लिए 1/f=1/u+1/v फार्मूला होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, लेंस के लिए ये फार्मूला आप लगा करके इसको हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। तीसरा प्रश्न है बच्चों आपका कि जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम जरा दृष्टि दोष की बात करें तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सामान्य जो नेत्र होता है उसकी समंजन द्वारा ही जो है निकट की वस्तु को स्पष्ट देखते हैं, जो सामान्य नेत्र में समंजन करके ही। और यह क्षमता जो होती है ये कम अगर हो जाती है तो निकट की वस्तु या दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो यह दोष जो है जनरली ऐसा होता है बच्चों कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उसमें ऐसा हो जाता है। तो जो उनकी सिलियरी जो पेशियाँ होती हैं वो शिथिल हो जाने के कारण या लेंस के कठोर हो जाने के कारण जो है इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों लिखिएगा कि आयु में वृद्धि के साथ साथ जो है वो मांसपेशियाँ दुर्बल होती जाती हैं, जिसके कारण नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसके कारण व्यक्ति जो है वो दूर का और पास का दोनों का ही, कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही स्थानों की वस्तु उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। ऐसा दोष जो होता है वो जरा दृष्टि दोष कहलाता है, जो सामान्यतः वृद्ध व्यक्तियों में होता है और सिलियरी जो मांसपेशियां हैं उसके शिथिल हो जाने के कारण ऐसा दोष होता है। यह दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है। और यहाँ पर निवारण के लिए भी पूछा गया है प्रश्न में कि इसका निवारण कैसे होता है, 1 नंबर इसके लिए भी है। तो निवारण के लिए लिख दीजिएगा, इसके लिए हम द्विफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं या द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 नंबर आपके पक्के हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। वीडियो लंबा हो सकता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रश्नों के उत्तर ध्यान से समझ लीजिए। इन उत्तरों को आप वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जाएंगे, और अगर ये प्रश्न आएगा तो आपसे निश्चित रूप से बन जाएगा। यहाँ पे उत्तर ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन। यहाँ पर देखिए तीसरा जो है वो भी खंड में विभाजित किया गया, और तीसरे प्रश्न के सारे जो उसमें का और खा जो है इसमें 4-4 नंबर का प्रश्न है बच्चों। इसमें अथवा जो है निश्चित रूप से प्रश्नों का आता है। तो आपको अगर दोनों में से कोई भी जो भी प्रश्न अच्छे से बन रहा हो वो आप लिखिएगा। पहला प्रश्न है इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, उसके साथ ही इसके नियम लिखने के कितने नंबर हैं आपको, 2 नंबर। यहाँ देखिए नंबर का डिवाइडेशन भी बताया गया, 2 + 1 + 1। तो यहाँ पर 2 नंबर आपके प्रकाश के परावर्तन लिखने के लिए हैं, जो कि उसके 2 नियम ही होते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर 1 नंबर जो है वो दिया गया है। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने पहला 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रतिबिंब दूरी पर, और दूसरा 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा, प्रकाश का जो है वो परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला क्या नियम है बच्चों, आपने पढ़ा ही होगा, आपके पास आपने अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको याद होगा। तो यहाँ पर 2 नियम है। पहला नियम होता है बच्चों आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, तीनों पर जो है आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। ठीक है, तीनों जो है एक ही पृष्ठ पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं या एक ही तल पर होते हैं। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है बच्चों आपतन कोण
यानी I और परावर्तन कोण यानी R, यानी कोण I बराबर कोण R होता है। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव जो है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। I इक्वल टू R, एंगल I इक्वल टू एंगल R। यहाँ पर जो है ये दोनों नियम हो गए। तो यहाँ पर इन दोनों नियम को लिखने पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर जो फार्मूला लगाना है, चूँकि फोकस दूरी जो होती है हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर देखिए F इक्वल टू होता है R/2। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो पहले वाले में दिया है कि ये 20 सेंटीमीटर वक्रता, यहाँ अवतल दर्पण की बात की जाएगी बच्चों, तो हमेशा चिन्ह आपका माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है वक्रता त्रिज्या दी है, R का मान कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फोकस दूरी आपकी हो जाएगी -20/2, यानी कितने हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर और U यहाँ पर देखिए U जो है वो दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर, तो चूँकि अवतल है तो -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक बार आपको लेके चलना है U बराबर 15 -15 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को लेने के बाद जो है आपको पता है दर्पण के लिए क्या फार्मूला लगता है, लेंस के लिए अलग फार्मूला है, इस प्रश्न में हमने अलग फार्मूला लगाया था, और दर्पण के लिए अलग। दर्पण के लिए क्या होगा बच्चों, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और लेंस के लिए बस माइनस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ये फार्मूला लगाते हुए U और V का मान जो है रखते हुए आपको ज्ञात हो जाएगा कि कहाँ पर हम रखेंगे, प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको हल कर लेना है। इसके बाद बच्चों इसी के अथवा में आया, अगर ये वाला प्रश्न आपको नहीं बन रहा है तो आप इसका अथवा वाला पार्ट भी कर सकते हैं, जिसमें प्रश्न है लेंस क्या होता है, इसके लिए 1 नंबर निर्धारित है। फिर प्रकाशित गुणों के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है, इसके लिए भी 1 नंबर निर्धारित है। और साथ ही उत्तर लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींच करके बताना है, उसके लिए आपके 2 नंबर निर्धारित है। तो यहाँ पर लेंस की बात आ रही है कि लेंस किसे कहा जाएगा, लेंस होता क्या है वास्तव में। तो बच्चों 2 वक्रीय तलों से घिरा पारदर्शी माध्यम जो है वो लेंस कहलाता है। ठीक है, 2 वक्रीय तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, जिसका एक तल गोलीय और दूसरा तल गोलीय भी हो सकता है और या तो फिर समतल भी हो सकता है। तो ऐसा जो है पारदर्शी माध्यम क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेंस के प्रकार की बात आ रही, कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर जो है लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जिसको अभिसारी लेंस भी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, और अवतल लेंस जो होता है बच्चों उसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रकार ही लिखने थे, केवल उनकी डिफिनीशन नहीं लिखनी है, तो बस हो गया, आप इतना ही लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है आपको एक किरण आरेख बना करके बताना है कि वो किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर बच्चों जो ये चित्र आपको दिख रहा है उस तरीके से यहाँ पर चित्र बनेगा, ये आप बना दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात आती है कि प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है लेंस की उसी ओर वस्तु के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, लेंस वाला भी। अब इसके बाद इसका खंड खा है, जहाँ पर दिया है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, और दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, तो इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, इसकी लंबाई जो है 1/2 तथा मोटाई जो है वो क्या है 2A है। तो इसी के अलावा जो है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अब हम सबसे पहले लिखेंगे चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर चालक का प्रतिरोध जो है वो बच्चों वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पर लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल निर्भर करता है, और साथ ही चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो है एक तरह से कहा जाए लंबाई के लिए, तो जो पहला है लंबाई के लिए L पर निर्भर करता है। किस तरीके से, चालक का प्रतिरोध जो है वो L के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। L क्या है यहाँ पर, चालक की लंबाई। ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध जो है वो पहला पॉइंट है लंबाई, यानी कि लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा चीज़ है क्षेत्रफल। अगर ये तो पहला हो गया बच्चों, सेकंड वाला जो है वो आपका समझ लीजिए क्षेत्रफल है। तो किसी भी जो चालक है बच्चों, तो चालक का प्रतिरोध जो है अगर R है, तो अगर क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर A है, तो प्रतिरोध R जो है वो उसके क्षेत्रफल के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया कि चालक
का प्रतिरोध जो है वो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती 1 करके लिखा है, यानी क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा जो निर्भरता है वो तीसरी निर्भरता है चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के तारों को अगर भिन्न भिन्न पदार्थों के द्वारा निर्मित किया जाता है तो दोनों चालक के तारों का प्रतिरोध भी जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो यानी चालक की प्रकृति पर भी ये निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका किन कारकों पर निर्भर करता है, समझ में आ गया। इसके बाद जो ये प्रश्न दिया गया है तो यहाँ पर जो है प्रथम तार के लिए इसको किस तरीके से हल करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले तार की बात कर रहे हैं अगर हम बराबर हो जाएगा PL/A, तो यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पर दिया है 4 ओम, ये पहला हो गया। और अगर हम दूसरे तार की बात करें तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो या P हो गया। ठीक है, यहाँ पर आधी उसकी लंबाई है और ये कितना हो जाता है, 2A हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और यहाँ पर PL/A आ जाएगा। अब यहाँ पर जब इसमें इतने का मान अगर हम रख दें बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ अगर हम इसमें पहले समीकरण का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, R2 बराबर 1/4 और यहाँ पर इसका मान जो आया है हमारा वो क्या आया, 4। तो 1/4 गुणे 1/4 यानी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। R2 आ गया आपका 1 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1 ओम हो गया। जो दूसरा वाला प्रतिरोध है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R2 बराबर 1 ओम हो जाएगा। तो ये प्रश्न बच्चों इंपॉर्टेंट था, ये प्रश्न अक्सर जो है वो आ जाता है, इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो है बच्चों इसका दूसरा प्रश्न है वो है आपका, यहाँ पर देखिए दूसरा इसका जो ऑप्शन में प्रश्न दिया गया है वो है विद्युत विभवांतर की परिभाषा देना है तथा मात्रक लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर 10, 20, 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो बात होती है विद्युत विभवांतर की। तो यहाँ पर बच्चों विभवांतर की अगर हम बात करें तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है वो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये आप उसकी जो है परिभाषा लिख सकते हैं और उसका मात्रक लिखना है। तो यहाँ पर जो है विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य, यानी V बराबर क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अगर V हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य बटे आवेश, किया गया कार्य। ठीक है, बटे जिसको W हम कर सकते हैं और बटे क्या हो जाएगा आपका आवेश। आवेश जो हो जाएगा वो Q से दिखाएंगे हम लोग आवेश। तो यहाँ पर ये हो जाएगा W/Q। ठीक है, यानी V जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर धारा I/R हो जाएगा। विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विभवांतर का मात्रक भी पूछा गया है कि मात्रक बताना है आपको कि उसका मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है जूल/कूलाम होगा या तो फिर वोल्ट होगा। तो विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, जूल/कूलाम हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, तो विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल/कूलाम या तो फिर वोल्ट। ठीक, यहाँ पर ये प्रश्न हो गया। अब इसके बाद जो प्रश्न दिया गया है 10, 20, 30 ओम के प्रतिरोध के बारे में, जो कि समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इतना आपने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल वाले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए 10, 20, 30 ओम का है। तो अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं बच्चों तो उसके लिए आपको पता है समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट है समांतर क्रम। तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, यहाँ तीनों जो ओम दिए गए हैं वो प्रतिरोध दिए गए हैं उनको लिख लीजिए 1/10 + 1/20 + 1/30, यानी 6 प्लस, अगर हम इसका LCM लेंगे तो 60 आ जाएगा। 6 + 3 + 2 यानी क्या हो जाएगा 11/60। यानी R की बात करें अगर हम तो R बराबर हो जाएगा 60/11। अगर हम इसको करेंगे तो 5.45 ओम या 45 ओम। ठीक है, यहाँ पर प्रतिरोध समांतर क्रम में अगर हम जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R का मान कितना आ जाएगा 5.45 ओम। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो पहला वाला पॉइंट था। अब नेक्स्ट है, इसको नोट कर लिया बच्चों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, इसी में देखिए पूछा गया श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिया जाता है तो श्रेणी क्रम के लिए क्या प्रतिरोध का नियम है कि R बराबर होता है R1 + R2 + R3। तो यहाँ पर तीनों प्रतिरोध जुड़ जाएंगे, यानी 10, 20, 30, यानी टोटल कितना हो जाएगा 60 ओम हो जाएगा ये R का मान। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इस प्रश्न को आप हल कर लेंगे, बहुत ही आसान है।
तो इस प्रकार से आपके 4 नंबर ये भी पूरे पक्के हो गए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न जो होगा बच्चों वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपका। इसमें जो है देखिए दिया गया है विद्युत मोटर का नामांकित चित्र या आरेख बनाना है, उसका सिद्धांत और कार्यविधि कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, निश्चित रूप से आता है ये, हर बार लगभग पूछ लिया जाता है, किसी न किसी पेपर के कोड में रहता है ये कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र आरेख बना चित्र खींच करके सिद्धांत और उसकी कार्यविधि को आपको स्पष्ट करना है। इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा बच्चों। ये प्रश्न बच्चों आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको निश्चित रूप से बच्चों आप ज़रूर से ज़रूर इसको तैयार कर लीजिएगा। विद्युत मोटर वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। 7 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ही आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी उसकी रचना के बारे में भी आपको बताना होगा, उसकी कार्यविधि भी बतानी होगी। तो इस प्रकार से इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसका, परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है और किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो ये भी बच्चों इसी चैप्टर का प्रश्न है, विद्युत मोटर वाला भी, और ये भी जो है जो आपका ये पेपर है जो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव चैप्टर है बच्चों, 12वां चैप्टर, उसी में ये दोनों प्रश्न दिए गए हैं। आपने इसको डिटेल पढ़ा होगा। इसका जो है चित्र भी बना हुआ है, तो उसको आप बुक के माध्यम से जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा किस तरीके से जो है इसमें परिनालिका है और उसमें जो है किस तरीके से जो है रेखाओं के बल चुंबकीय बल रेखाएँ जो हैं वो बनती हैं। उसका चित्र भी ज़रूर से बनाइएगा, दोनों प्रश्नों में चित्र बनेगा और अच्छे से आप इसका डिटेल करके जो है लिख दीजिएगा प्रश्न का उत्तर, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपका फिजिक्स का ये खंड जो है पेपर का ख़त्म हुआ। तो इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर के अंतर्गत है। तो इनको आप भी बच्चों अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको अगर ये प्रश्न आते हैं तो निश्चित रूप से बन जाएँ। तो धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम हल करेंगे केमिस्ट्री के प्रश्नों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले बच्चों। मिलते हैं, धन्यवाद।